आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं कि किसी भी प्लांट का एयर कंजप्शन कैसे निकालते हैं। आप लोगों ने बहुत सारी इंडस्ट्री में काम कर रखा होगा, चाहे वो शुगर हो, डिस्टिलरी हो, पावर प्लांट हो, कोई सा भी हो। उसका इंस्ट्रूमेंट एयर कंजप्शन कैसे निकालना है बहुत ही आसान तरीके से इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग आसानी से एयर कंजप्शन निकाल पाएंगे। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने हेडिंग ऑलरेडी डाल रखी है, हाउ टू कैलकुलेट द फुल कंजप्शन ऑफ इंस्ट्रूमेंट एयर। कैसे इंस्ट्रूमेंट एयर का फुल कंजप्शन निकालना है। तो सबसे पहले मैंने दिखा रखा है टेबल 1। आप मेरे इस टेबल को भी कॉपी कर सकते हैं या 1 बाई 1 डिटेल ले सकते हैं, या जो भी वेंडर है उनसे भी डिटेल ले सकते हैं। ठीक है, तो यूजर, नंबर ऑफ यूनिट और एवरेज कंजप्शन। ठीक है, तो पहले ये आपको इंस्ट्रूमेंट डिटेल आपको बनानी है, सबसे नॉर्मल चीज़। कंट्रोल वाल्व किस टाइप का है, स्टडी स्टेट, तो हमारे पास कितनी उसकी यूनिट्स हैं, तो हमारे पास मान लीजिए 10 हैं। ठीक है, और एवरेज कंजप्शन क्या है, 0.75। दूसरा भी हमारा कंट्रोल वाल ही है, लेकिन उसका जो टाइप है वो ट्रांजिएंट टाइप है, तो इसकी कितनी यूनिट्स हैं, 10 है। एवरेज कंजप्शन इसमें कितना है, तो 6 है। अगला है एसडी वाल्व्स ट्रांजिएंट टाइप, जिसका यूनिट्स है 6 और एवरेज कंजप्शन भी 6 है। अगला है ऑन ऑफ वाल्व्स ट्रांजिएंट टाइप, इसका यूनिट्स 8 है और एवरेज कंजप्शन है 0.20। इसके बाद एनालाइजर्स हो गए, कोई सा भी एनालाइजर्स हो, हमारे पास 4 हैं अलग अलग, जिसका एवरेज कंजप्शन है 0.75। एनालाइजर का 0.75 ही हर किसी का मिलेगा आपको, तो ये ध्यान में रखना है। अगला है उसके बाद न्यूमेटिक ट्रांसमीटर या रिकॉर्डर कह लीजिए या कंट्रोलर कह लीजिए, वो हमारे पास कितने हैं, 5 हैं। इसका एवरेज कंजप्शन है 0.20। ये अप्रोक्स जो मैं बता रहा हूँ वही होता है। पर्ज लोकेशन है, 3 है हमारे पास पर्ज लोकेशन, जो एवरेज कंजप्शन जिसका है 0.75। ये डिटेल आप वेंडर से मिल जाएगा पर्ज लोकेशन वाली। ठीक है, लगभग जो मैं बताऊंगा वही मिलेगा, लेकिन फिर भी आपको एक बार कंफर्म करना है। कैलिब्रेशन यूनिट हमारी एक ही है, कैलिब्रेशन लैब में जो हम करते हैं वो 0.5 उसका एवरेज कंजप्शन होगा। मेन हमने इंस्ट्रूमेंट एयर यूज़र ले लिए हैं, और भी कोई एक्स्ट्रा होगा आप लोग के पास तो उसको ऐड कर लीजिएगा। अब आगे के प्रोसेस पे चलते हैं। दूसरी टेबल जो है वो नॉर्मल डिमांड अवेलेबिलिटी की है। इसमें भी हमें एक यूजर का कॉलम है और एक अवेलेबिलिटी का कॉलम है। तो यूजर के कॉलम में देखेंगे कंट्रोल वाल्व स्टडी टाइप, जिसकी 95% अवेलेबिलिटी है। कंट्रोल वाल्व ट्रांजिएंट टाइप, जिसकी 5% अवेलेबिलिटी है। ईएसडी वाल्व ट्रांजिएंट टाइप, जिसकी 10% अवेलेबिलिटी है। ऑन ऑफ वाल्व ट्रांजिएंट टाइप, जिसकी 25% अवेलेबिलिटी है। एनालाइजर्स, जिसकी 75% अवेलेबिलिटी है। पर्ज लोकेशन, ठीक है, पर्ज लोकेशन और कैलिब्रेशन यूनिट, ये एक एक हैं, और इसका हम यूज पूरे डे में 1 घंटे करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये समझ गए नॉर्मल डिमांड अवेलेबिलिटी। अब हम अगला टेबल देखते हैं। ये टेबल आपके पास होने बहुत ज़रूरी हैं। अगला टेबल है पीक एयर डिमांड अवेलेबिलिटी। तो पीक एयर डिमांड अवेलेबिलिटी का टेबल देखेंगे, यूज़र और अवेलेबिलिटी 2 कॉलम्स हैं। पहला यूजर कंट्रोल वाला है स्टडी टाइप, जिसकी अवेलेबिलिटी 70% है। दूसरा ट्रांजिएंट टाइप कंट्रोल वाला है, जिसकी अवेलेबिलिटी 30% है। तीसरा हमारा है ईएसडी वाल्व्स ट्रांजिएंट टाइप, जिसकी अवेलेबिलिटी 20% है। और लास्ट है ऑन ऑफ वाल्व ट्रांजिएंट टाइप, जिसकी अवेलेबिलिटी 75% है। ये 3 चार्ट आप लोग के पास हैं, तो बहुत ही आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हैं अपने प्लांट का एयर डिमांड। अब आगे देखते हैं साइट डाटा एंड ऑपरेटिंग कंडीशंस क्या क्या हैं। टेबल 4 साइट डाटा एंड ऑपरेटिंग कंडीशंस, इसमें 3 कॉलम मैंने बना रखे हैं, पैरामीटर, वैल्यू, यूनिट्स। तो कंप्रेसर टाइप, तो हमारे यहाँ ऑयल फ्री रोटरी स्क्रू टाइप का कंप्रेसर हम यूज कर रहे हैं। दूसरा हो गया कंप्रेसर डिस्चार्ज प्रेशर, तो कितनी है उसकी वैल्यू, अगर बार में देखें तो 8 हो गया, और पीएसआई में देखें तो 116 हो गया। तो ये कंप्रेसर डिस्चार्ज प्रेशर हो गया।
रिसीवर टेम्परेचर अगर डिग्री सेल्सियस में देखें 35 और फ़ारेनहाइट में देखें तो 90। कंप्रेसर डाटा हो गया ये, डिस्चार्ज प्रेशर 8 बार और रिसीवर टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस होता है। अब हम यूटिलिटी एयर डिमांड देखेंगे। हमारी यूटिलिटी एयर में 6 हॉस पाइप हैं, प्रत्येक हॉस पाइप 0.5 SCFM एयर कंज्यूम करती है। SCFM मतलब हो गया स्टैंडर्ड क्यूबिक फीट पर मिनट। SCFM के बारे में थोड़ा मैं आप लोग को बता देता हूँ। ये एक स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है जिसमें 15 PSI एयर का प्रेशर होगा और 68 डिग्री फ़ारेनहाइट एयर का टेम्परेचर होगा। अब हम नाइट्रोजन जनरेशन का स्पेसिफिकेशन देखेंगे। नंबर ऑफ N2 यूनिट जो है वो हो गई 1 और N2 पैकेज कैपेसिटी कितनी है 20 SCFM, जिसका मैंने आपको व्याख्या की थी SCFM की। नाइट्रोजन प्योरिटी 99%। ठीक है, इसका फैक्टर थोड़ा देख लेते हैं, ईयर फैक्टर फॉर N2 जनरेशन यूनिट। तो 2 कॉलम है, एक नाइट्रोजन प्योरिटी का है और एक ईयर फैक्टर का है। पहला है 99.5% जिसका ईयर फैक्टर है 2.9, दूसरा है 99 जिसका फैक्टर है 2.5, तीसरा। ये सारे ऐसे ही नाइट्रोजन प्योरिटी के कॉलम हैं और उसके फैक्टर सामने में दिए हुए हैं। जो भी हम लेंगे उसका फैक्टर हमें लेना पड़ेगा। जैसे हमारे यहाँ 99% मैंने ऊपर में ही लिखा है, तो उसके साथ में हम 2.5 ईयर फैक्टर लेंगे। अब हम मेन कैलकुलेशन पे आएंगे। सबसे पहले नॉर्मल एयर डिमांड टेबल 1 और 2 का सहारा लेके इसको सॉल्व करेंगे। शॉर्ट में मैंने NAD लिख दिया है। CV स्टडी स्टेट प्लस CV ट्रांजिट स्टेट प्लस ESD वाल्व ट्रांजिट प्लस ऑन ऑफ वाल्व ट्रांजिट स्टेट प्लस एनालाइजर प्लस न्यूमेटिक डिवाइस स्टडी स्टेट पर्जिंग ऑपरेशन प्लस कैलिब्रेशन। ये सारा जो मैंने यूजर में लिया था उसी को यहाँ आप लोगों को दिखा रखा है। टेबल 1 एंड 2 का यूज कैसे करना है वो मैं आप लोगों को अब समझाऊंगा। सबसे पहले यूजर तो ऊपर मैंने सारा लिख दिया था, अब नंबर ऑफ यूनिट्स लेनी है। जैसे कि पहले का था कंट्रोल वाल्व का 10, उसके बाद हमें लेना है एवरेज कंजप्शन जो है जिसका 0.75 लिया था हमने। उसके बाद आप लोगों को सेकंड टेबल से नॉर्मल डिमांड अवेलेबिलिटी को लेना है जो 95% था और उसको कन्वर्ट करेंगे 95% को तो 0.95 लिखेंगे हम लोग। सेम इसी प्रकार से हम लोग कंट्रोल वाल्व ट्रांजिट स्टेट का भी वैसे ही लेंगे, यूनिट एवरेज और परसेंटेज। तीसरे का भी ESD वाले का भी ऐसे ही लेंगे, यूनिट एवरेज परसेंटेज, सबका ऐसे ही लेंगे। ठीक है, एक एक करके सबका आप लोगों को ले लेना है। उसके बाद जो पर्जिंग ऑपरेशन और कैलिब्रेशन का है उसको थोड़ा मैं समझा देता हूँ। मैंने आप लोगों को बताया था कि हम पूरे 24 घंटे में 1 आवर के लिए लैब में एयर यूज कर रहे हैं और उतना ही पर्जिंग के लिए यूज कर रहे हैं पूरे 24 घंटा में 1-1 घंटे के लिए। तो 1/24 आप लोगों को ले लेना है। बाकी एवरेज और परसेंटेज ये दोनों चीज़ें ले लेनी है। समझ गया आप लोग? अब हम लोग जब कैलकुलेशन करेंगे तो पहले वाले का 7.13 आएगा। तो ऐसे करके इन सारों का आप लोगों को कैलकुलेशन मोबाइल से कर लेना है। फाइनल जो इसका कैलकुलेशन का आंसर आएगा वो 17.49 SCFM में आएगा। ये जरूर ध्यान रखना है। नॉर्मल एयर डिमांड आ गया। अब हम लोग को पीक एयर डिमांड निकालना है। पीक एयर डिमांड हम लोगों को टेबल 1 और 3 के थ्रू निकालना है। टेबल 3 में मैंने 4 ही चीज़ दिखाई है, इसीलिए पीक एयर डिमांड में 4 ही चीज़ लेकर निकालेंगे पीक एयर डिमांड। सबसे पहले टेबल 1 से आप लोग को यूनिट और एवरेज कंजप्शन ले लेना है और टेबल 3 से एबिलिटी लेनी है। ठीक है, ऐसे करके इसका सबका कैलकुलेशन कर देना है। फाइनली इसका आंसर 31.65 SCFM आ जाएगा। आप लोग कैलकुलेट कर लेना। 10 यूनिट हो गया, 0.75 जो है वो एवरेज कंजप्शन हो गया और 0.7 जो है वो पीक एयर डिमांड की एबिलिटी हो गई। जो मैंने 70% दिखा रखा है उसी को मैंने परसेंटेज से कन्वर्ट करके 0.7 लिख रखा है। ऐसे ही सब में करना है। अब हम यूटिलिटी एयर डिमांड निकालेंगे।
नंबर ऑफ हाउसेस कितने थे, 6 थे, और कंजप्शन पर हाउस 0.5 था। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 SCFM आ जाएगा। अब हम नाइट्रोजन जनरेटर पैकेज के लिए इंस्ट्रूमेंट एयर कितनी लगेगी वो देखेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले नंबर ऑफ यूनिट्स आपको लेना है। नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी थी हमारी, 1 थी। उसके बाद N2 पैकेज कैपेसिटी 20 था, और फैक्टर लेना है N2 फैक्टर जो था 2.5, 99% प्योरिटी के लिए। तो इसको कैलकुलेट कर देंगे तो 50 SCFM आ जाएगा। सारी चीज़ें कैलकुलेट हो गई। अब हम इंस्ट्रूमेंट एयर कंप्रेसर कैपेसिटी निकालेंगे। पीक एयर प्लस N2 पैकेज करेंगे तो पीक एयर हमारा आया था 31.65 प्लस 50, टोटल हो गया 81.65 SCFM। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब इसमें सेफ्टी मार्जिन 25% लेंगे, वैसे आप लोग 50 ले लेना। तो 25 को परसेंटेज को 100 से डिवाइड करके निपटाएंगे तो 1.25 हो जाएगा, जिसको मल्टीप्लाई करेंगे जो हमारा इंस्ट्रूमेंट एयर कंप्रेसर कैपेसिटी है तो 102 SCFM आ जाएगा। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं हम। इक्वेशन 1 जो आया वो 102 आया था, ठीक है, और यूटिलिटी वाला जो था वो 3 था। तो टोटल कंप्रेसर कैपेसिटी हो गई 105 SCFM। लास्ट तक वीडियो को देखना, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेना गाइज। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। सबसे पहले नोट 1 बहुत ध्यान से देखना। बेस्ड ऑन द थंब रूल के बेस पे 4 SCFM जो है वो 1 HP के इक्वल होता है। तो हमारा कंप्रेसर की कैपेसिटी 105 SCFM आई है, तो इसका मतलब जो है 26.25 HP की मोटर लगेगी। अप्रोक्स में मान लें तो 30 HP का मोटर हम लोगों को चाहिए अगर आपकी कंप्रेसर की कैपेसिटी 105 SCFM है। अब मैं आप लोग को बताऊंगा कि हम लोग कैसे रिवाइज्ड कैलकुलेशन करके कंप्रेसर की कैपेसिटी निकाल सकते हैं। सेम वही है, 105 जो आया था उसको रख देना है, और मल्टीप्लाई में आप लोगों को 30 HP जो हमने माना है अप्रोक्स उसको ले लेना है, और एक्चुअल जो आया था हमने जिसको 30 मान लिया था वो उससे डिवाइड कर देना है। डिवाइड कर देने से 120 SCFM आ जाएगा। S छूट गया है लेकिन वो 120 CFM नहीं SCFM आएगा। नोट 3 जो सबसे महत्वपूर्ण है, इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि SCFM को कैसे ACFM में चेंज करना है। ACFM का फुल फॉर्म होता है एक्चुअल क्यूबिक फीट पर मिनट। ACFM का मतलब ये होता है कि एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ एयर फ्लोइंग अंडर स्पेसिफिक नॉन स्टैंडर्ड कंडीशंस। ACFM का फॉर्मूला होता है SCFM इंटू 460 प्लस टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट अपॉन 530 इंटू 14.7 अपॉन 14.7 प्लस P2 PSI में। 30 HP के मोटर के अकॉर्डिंग SCFM कितना है 120, तो 120 इंटू 460 प्लस 95 फ़ारेनहाइट में जो टेम्परेचर लेना है अपॉन 530 प्लस 14.7 अपॉन 14.7 प्लस PSI में प्रेशर लेना है डिस्चार्ज प्रेशर, तो कितना हो गया 116। जब इसको कैलकुलेट करेंगे आप लोग तो 14.13 SCFM आ जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग किसी भी प्लांट का एयर कंजप्शन जो है वो निकाल सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही कंप्रेसर ले सकते हैं। कंप्रेसर बहुत लोग लेते हैं लेकिन वो बड़े से बड़ा कंप्रेसर लेते हैं, इससे पैसा ख़त्म होता है और कोई फ़ायदा भी नहीं होता। तो इस प्रक्रिया से आप लोग निकाल सकते हैं, और मैंने जानबूझ के 2-4 चीज़ें अलग से ऐड की जो आप लोगों को आसानी रहे निकालने के लिए। सिर्फ इंस्ट्रूमेंट का तो बहुत आसानी से निकल जाता है। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।